स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए कुछ ना कुछ अपैरेटस की ज़रूरत थी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जैसे पुलिस, आर्मी, इंडियन सिविल सर्विसेज, पॉलिसीज़ जैसे फेमाइन पॉलिसी हुई, या जिस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी आपने देखा कि कैसे भारत से पैसे या सैलरीज के रूप में एक्सेस होम ट्रांसफर्स किए जा रहे थे। ना ऑल आर दीज पार्ट्स ऑफ अपैरेटस, यानी कि कौन से तरीके से, कौन से मशीनों से भारत को एक प्रकार से गुलाम बनाया जा रहा था। और इसी चैप्टर का हम विश्लेषण कर रहे हैं इन शेखर बंदोपाध्याय अपैरेटस ऑफ रूल 2.4 चैप्टर की बात है। और इसमें हम इन डिटेल देखेंगे कि कैसे जुडिशरी इवॉल्व हो रही है भारत में, जो ब्रिटिशर्स इवॉल्व कर रहे हैं, मुगलों की बनाई हुई न्याय व्यवस्था को या न्यायपालिका को कैसे ब्रिटिशर्स अपने तौर से ढांचा दे रहे हैं, अपने तौर पर बना रहे हैं, उनकी ही बनाई हुई पुलिस सिस्टम को कैसे वो वापस री इन्वेंट कर रहे हैं, एंड व्हाट वी हैव इनहेरिटेड आल्सो फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। आज दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दैट इज जुडिशरी एंड पुलिस, एंड बोथ ऑफ देम वर apparatus टू रूल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन। Before we even begin with the apparatus of rule, I want to tell you particularly आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की, और 21 अप्रैल को हम मना रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज डे, particularly सिविल सर्विसेज डे। Now for that we have given you added discounts plus a golden opportunity। हम जानते हैं कि आप 2024-25 की तैयारी के लिए पूरे प्रखर रूप से, पूरे जोश से लगे हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लॉन्च्ड द P2I बैच। नाउ P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच पहले से ही लॉन्च हो चुका है, बट साथ ही साथ एडेड डिस्काउंट सिविल सर्विसेज डे के मद्देनज़र हम दे रहे हैं। इट विल लास्ट टिल 21st, 22nd से हमारी बैचेस शुरू हो जाएंगी फॉर 2024 बैच। नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस P2I थिंग इज कि आपको मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन करवाएंगे। सो इट इज़ नॉट जस्ट ऑनलाइन कि आप हमसे तैयारी करेंगे जस्ट फॉर प्रीलिम्स। ऑफ कोर्स यू विल बी एनरोल्ड फॉर प्रीलिम्स, बट साथ ही साथ जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे वी विल कॉल यू टू अवर दिल्ली कैंपस एट नो एडेड कॉस्ट, एट नो एडेड एनी अदर खर्चा। तो और कोई खर्चा नहीं है आपके लिए, बस एक लक्ष्य है कि एग्जाम को क्रैक करना और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना, राइट? बिकॉज आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है वो भी ब्यूरोक्रेसी के एवोल्यूशन को बताता है। और अब आप जब इनके पार्ट बनने जा रहे हैं या पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है टू मेक दैट प्रोसेस ईजियर फॉर यू। इससे ज़्यादा ईजियर और कुछ नहीं होगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू यूज़ द कोड ASHLIFE। व्हेन यू यूज़ द कोड यू विल गेट अ हेफ्टी डिस्काउंट। अगर आप कोड यूज़ नहीं करते हैं, सो यू विल हैव टू गो विथ the prices which have been mentioned there. Now don't do that. Use the code judiciously. EPFO की भी बैचेस जो है वो स्टार्ट है। 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेस स्टार्ट हैं। ओके, सो इन ऑल द केसेस यू जस्ट हैव टू यूज द कोड, गेट ऑन विथ इट, टेक द एडमिशन। वहाँ पे हम सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं, हिस्ट्री को पूरे कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। सो वी विल डू दैट। Let us go forward and see the apparatus of rule, particularly judicial system. Now जुडिशरी मुगलों ने एक प्रकार से भारत में लाकर रखी थी बिफोर ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं था कि हमारे पास जुडिशियल सिस्टम्स नहीं थे, बिल्कुल थे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम गुप्ता टाइम पीरियड इटसेल्फ, गुप्ता समय से ही हम नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुछ ऐसी किताबें थीं जो भारत में जुडिशियल प्रोसेस को बयान कर रही थी। इनफैक्ट आवर जुडिशियल सिस्टम वाज वेरी मच इवॉल्व्ड। बट जब से मुगल्स आए, दे ऑल्सो गेव देयर लॉज ऑन शरीयत एज वेल एज सम अदर पर्सनल हिंदू लॉज लाइक धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास, मनुस्मृति। इन सब के हिसाब से हमारी जुडिशरी चला करती थी। जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे, उनके पास दो चीज़ों का एक प्रकार से चैलेंज था। वन, कि वो पॉलिटिकल चैलेंज है, यानी कि राजाओं से लड़ना है, लोगों से लड़ना है। आपने और हमने प्लासी का वॉर देखा, बक्सर का वॉर देखा। आपको पता है कि बक्सर के वॉर के बाद, पर्टिकुलरली 1764 के बाद, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिलती है, राइट? 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगर मैं आपके ध्यान में लाऊं, पर्टिकुलरली सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक्चुअली गिव्स ब्रिटिशर्स द दीवानी राइट्स। ओके, और ये दीवानी राइट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही थी।
अब ये एक बड़ा चैलेंज था, अंडरस्टैंड। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। सो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर बंगाल प्रोविंस वाज विद ब्रिटिशर्स, बट व्हाट अबाउट राइट टू डू जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, राइट? उसको कहते थे निजामत। निजामत का राइट फिर भी मुगलों के पास था, या गवर्नर्स जो बंगाल के उस समय के गवर्नर्स हुआ करते थे, जो मुगलों के ही अंदर काम किया करते थे, उनके पास था, सूबेदारों के पास था। और जैसे जैसे आफ्टर 64 आप देखते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स अलग अलग राज्यों से लड़ाई करते जाते हैं, बीट विथ मैसूर जब एंग्लो मैसूर वॉर होता है, या बीट विथ मराठाज, एंग्लो मराठा वॉर फ्रॉम 1765 टू ऑलमोस्ट 1818, मैसूर वॉर फ्रॉम 1767 टू ऑलमोस्ट 1799। इन सब वॉर्स में वो भारतीय राजाओं को और उनके प्रांतों को जीत रहे थे। तो जीतना एक पॉलिटिकल गेम है जो ब्रिटिशर्स बखूबी निभा रहे थे। बट व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? आप एक प्रांत को जीत गए, आपने बंगाल को जीत लिया, लेकिन बंगाल की राज्य व्यवस्था को बनाने का अब श्रेय आपके ऊपर आता है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर आती है। सो ब्रिटिशर्स हैड दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट डिड दे डू? फर्स्ट, मुगल सॉवरेनिटी को वो मेंटेन कर रहे थे, एक प्रकार से नेमसेक सॉवरेनिटी को मेंटेन कर रहे थे, बिकॉज ऑफिशियली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग 1857 तक जो एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर या मुगल्स ही रहा करते थे। उनके नाम पे ब्रिटिशर्स राज्य कर रहे थे ऑफिशियली, अगर मैं कहूं तो, ठीक है, नाम के लिए। सो बिकॉज वो नाम के लिए उन्हें राजा मान रहे हैं, नाम के लिए उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो मुगल सिस्टम जो था वो दोनों कोर्ट्स में हुआ करता था, यानी कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों में, राइट? सो मुगल सिस्टम वाज फर्स्ट मेंटेन्ड फॉर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बोथ। उसके बाद पर्टिकुलरली बंगाल में ही देखा गया कि उन्होंने अपने एजेंट मोहम्मद रजा खान, जो उनके एक एजेंट हुआ करते थे, पहले ददनी का काम करते थे, यानी कि ददनी मर्चेंट हुआ करते थे। ही वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू वर्क एज एन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में उन्हें दीवान और नायब दीवान और उसके बाद में नायब निज़ाम भी बना दिया गया। इनफैक्ट वो एज अ डेप्यूटी नजीम काम करने लगे, यानी कि ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन बंगाल। ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिशर्स, आप ये कह सकते हैं कि ये नाम तो इंडियन है, ये बाहर के तो नहीं है, ये ब्रिटिश नाम तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे? बिकॉज कोई ना कोई उन्हें इंडियन कंट्रीब्यूटर या कोलैबोरेटर चाहिए होता था। तो मोहम्मद रजा खान का नाम आप इसी कोलैबोरेशन में पढ़ेंगे, जैसे मोहम्मद रजा खान हुए या राय दुर्लभ हुए या जगत सेठ हुए, ये कुछ बंगाल के ऐसे कोलैबोरेटर्स हुए, मर्चेंट्स हुए जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करने लगे। तो जब से मोहम्मद रजा खान को नायब यानी कि डेप्यूटी नजीम बनाया गया, ब्रिटिशर्स ने अपना हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन में करना शुरू कर दिया। वो दीवान तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ निजामत का भी काम थोड़ा बहुत करने लगे। इससे इशू क्या हुई, यानी कि इससे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्या हुई? मुगल जस्टिस सिस्टम डिपेंडेंट ऑन रेस्टोरेटिव सेंस रादर देन रेट्रीब्यूशन। कि अगर देखिए, दो प्रकार की धारणाएं होती हैं जो जुडिशरी में चलती हैं। स्टूडेंट्स ऑफ लॉ वुड नो दिस वेरी वेल, जिसको कहते हैं रेट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरे को कहते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपको हर्ट किया या मैंने आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया या मर्डर किया, तो सरकार जो है या लॉ जो है वो न्याय के पक्ष में ऐसे रहेगी कि मुझे भी उसका एक प्रकार से सज़ा मिले या उसकी जो है भरपाई मैं किसी न किसी तौर पर करूं। आइदर आई विल बी गिवन सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस और एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मुझे उस अपराध का बोध होना चाहिए, मुझे उस अपराध क्या यानी कि मुझे उस क्राइम का पनिशमेंट मिलना चाहिए। दैट इज रेट्रीब्यूशन इन द फैक्ट दैट आपने कुछ गलत किया, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। भले ही आप किसी भी कास्ट के हों, भले ही आप किसी भी रिलीजन के हों, भले ही आप किसी भी स्टेटस के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एज एन एक्यूज देखा जाना चाहिए, और वो आज भी होता है। लेकिन मुगल सिस्टम में ये रेट्रीब्यूशन नहीं होता था, रेस्टोरेटिव जस्टिस होती थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दोषी है, मर्डर का दोषी है, तो उससे पहले ये देखा जाता था
कि वो कौन से कास्ट का है, वो समाज में कौन से वर्ग से आता है, उसका स्टेटस क्या है, क्या वो मर्चेंट है, क्या वो फार्मर है, क्या वो आर्टिजन है, वो कौन से वर्ण से आ रहा है, क्या वो कौन से धर्म का है, क्या वो मुस्लिम है, क्या वो हिंदू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि पूरे तौर पर उसकी सोशल स्टैंडिंग देखी जाती थी, सामाजिक आधार उस अक्यूज्ड का देखा जाता था, और फिर ऐसे जस्टिस दी जाती थी कि समाज में ज़्यादा तनाव ना फैले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो ब्लड मनी देकर भी अपने आप को छुड़वा सकते थे मुगलों के समय में। नाउ व्हाट इज दिस ब्लड मनी कॉन्सेप्ट? ब्लड मनी कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स बहुत हेट किया करते थे। वो ये कहते थे कि ये मुगलों का एक सबसे परवर्ट सिस्टम है, ये सबसे खराब सिस्टम है, जो अब नए भारत में नहीं होना चाहिए, नए देश में नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। और वो क्या था? दैट मान लीजिए कि अगर मैंने आपका मर्डर किया है और आपको इस बात का अगर खामियाजा भुगतना है, यानी कि अगर मुझे इस बात के लिए पे करना पड़े कि मान लीजिए जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है वो अपने परिवार में अकेला काम करने वाला था, अकेला एम्प्लॉयड पर्सन था, तो मैं उसके जीवन भर की कमाई अगर एक साथ पैसे के तौर पर पे कर सकता हूँ उसके फैमिली को, तो मैं पे करूँगा और मैं छूट जाऊँगा। दैट इज़ द ब्लड मनी कॉन्सेप्ट। और इसे आप रेस्टोरेटिव जस्टिस के सेंस में देखते हैं कि एक प्रकार से समाज में तनाव, उन्माद या एक क्राइम का जो कॉस्ट है, कि मर्डर का ये कॉस्ट है, राइट, थीफ का, लूट का ये कॉस्ट है, ऐसी सारी चीज़ें मुगलों के समय में की जाती थी। पर्टिकुलरली से ब्लड मनी कॉन्सेप्ट कहा जाता था। नाउ दैट वाज डेफिनेटली अ काइंड ऑफ स्टेटस ओरिएंटेड नेचर ऑफ जुडिशरी, जो मुगल्स के टाइम पीरियड पर काफ़ी प्रैक्टिस होता था, एंड पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स हेटेड दिस। नाउ इसी को वो कहते थे विनालिटी ऑफ कस्टम्स, यानी कि भारतीय या मुगल कस्टम्स की जो सबसे खराब चीज़ है, वीनल प्रोविजंस हैं, वो यही थी ब्लड मनी कॉन्सेप्ट। जहाँ पर आप कभी कभी देखते थे कि बहुत एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स भी दिए जाते हैं, बीहेडिंग हो रही है, कटिंग एंड म्यूटिलेशन ऑफ लिम्स हो रहा है, और कहीं कहीं पे पैसा देकर दोषी जो है वो छूट जा रहे हैं। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। तो वो सारे कंसेप्ट का ना होना ब्रिटिशर्स को काफ़ी तंग किया करता था, और इन्होंने माना कि अब इसे चेंज करने की आवश्यकता है। नाउ दैट इज़ द इशू आउट देयर, और इसलिए मैंने कुछ पेंटिंग्स भी यूज़ किए हैं अगेन फ्रॉम द मुगल टाइम पीरियड टू शो कि पनिशमेंट्स जो हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स, आज भी सुप्रीम कोर्ट डिबेट करता है कैपिटल पनिशमेंट्स के बारे में कि कैसे हार्शनेस जो है या स्टेट का जो एक्सट्रीम पनिशमेंट का जो स्पेक्ट्रम है, जो दायरा है, वो कैसे कम किया जाए, कैसे सुधार गृह बढ़ाए जाएं, कैसे रेस्टोरेटिव नहीं रेट्रिब्यूटिव जस्टिस में जाकर आप एक निर्णयात्मक का काम कर सके, अक्यूज्ड को सुधारने का काम कर सके, इत्यादि इत्यादि, राइट। नाउ ऑल दैट वाज बगिंग ब्रिटिशर्स। और एक प्रकार से आगे यही होता है, दो गवर्नर जनरल्स जो आ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से जुडिशरी को चेंज करने की कोशिश की। पहले हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। ओके, सो वॉरेन हेस्टिंग्स पर्टिकुलरली 1774 से लेके ऑलमोस्ट 84 आप कह सकते हैं, दैट ही ट्राइड टू चेंज मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम में हमने इनका काम देख लिया है। वी हैव टू सी हिज चेंजेस इन जुडिशरी। सो फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स लगाने शुरू कर दिए। एक था दीवानी कोर्ट और दूसरा था फौजदारी कोर्ट। दीवानी कोर्ट का मतलब रेवेन्यू कोर्ट, फौजदारी कोर्ट का मतलब सिविल या फॉर एग्जाम्पल, माफ करिएगा, फौजदारी कोर्ट इज क्रिमिनल कोर्ट, दीवानी कोर्ट इज सिविल कोर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेवेन्यू से रिलेटेड या फाइन्स और पनिशमेंट से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप दीवानी कोर्ट पे जा सकते हैं, या आपको कोई क्रिमिनल केसेस फाइल करना है तो आप फौजदारी कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ विद इन दीवानी कोर्ट्स उन्होंने यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हेड करना बैठा दिया। सो एट द हेड ऑफ द दीवानी कोर्ट्स वर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। Particularly, the office of district collector was also instituted by Warren Hastings. So Warren Hastings office of collector भी जो है वो institute कर रहे हैं। For those who think कि हमें district collector बनना है, you should remember Warren Hastings for that.
बट लोकल लेवल में यानी कि कचहरीज के लेवल से जब आप शुरू करते थे तो वहाँ पर मौलवीज और पंडित्स हुआ करते थे, बिकॉज दे यूज टू हेल्प डेसिफर द लॉ, यानी कि जो लॉज थे, बिकॉज एकाएक मुगलों को उन्होंने हटाया नहीं था. एज आई टोल्ड यू, द मुगल्स वर देयर सॉवरेनिटी वाज मेंटेन्ड फॉर नेम सेक. तो मुगलों की जो लॉ बुक्स हुआ करती थी उनको टोटली फॉर्म में नहीं हटाया गया था, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए मौलवीज और पंडितों की मदद ली जाती थी. लेकिन एट द एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे वो निर्णय लिया करते थे फॉर दीवानी कोर्ट्स, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स. फौजदारी कोर्ट में पर्टिकुलरली ये देखा जाता था कि काजीज और मुफ्तीज को बैठाया गया है, ठीक है. बट अगेन उसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे, यूरोपियन कलेक्टर्स हुआ करते थे. अगर आपको अपील करनी है फौजदारी कोर्ट के खिलाफ या दीवानी कोर्ट के ऊपर आपको अपील करनी है तो आप कैलकाटा में कर सकते थे अपील. और कैलकाटा में प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट प्लस 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ये आपकी अपील को सुनते थे. इनफैक्ट प्राइवी काउंसिल तक केस जाया करती थी विच वॉज देयर इन ब्रिटेन. इतना ही नहीं, सदर निजामत अदालत यानी कि जो शहर का निजामत अदालत था, जो मेन फौजदारी अदालत हुआ करता था, उसे शिफ्ट कर दिया गया. पहले बंगाल का कैपिटल, बंगाल सूबे का कैपिटल मुर्शिदाबाद हुआ करता था और फिर बाद में इसे चेंज करके कैलकाटा ले आया गया. आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैलकाटा वॉज बिकमिंग द कैपिटल, बट रिमेंबर कैलकाटा वॉज स्टिल नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मुगल्स आउट देयर. मुगलों का बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, एक था मुर्शिदाबाद और दूसरा वॉज हुगली पोर्ट. कैलकाटा वॉज अ राइवल पोर्ट. कैलकाटा एक तरीके से राइवल पोर्ट था जिसको लेकर ही सिराजुद्दौला ने फाइट की थी बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है. तो आप समझ सकते हैं कि इवन कोर्ट्स, पहले तो कैलकाटा वॉज जस्ट अ मर्चेंट या ट्रेडिंग सेंटर, लेकिन फिर बाद में कोर्ट भी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कैलकाटा शिफ्ट होने लगा. ये बता रहा था कि ब्रिटिशर्स वर नॉट just now traders, they were also administrators, right? So ये जो फलसफा है, ये जो ट्रांजिशन है from being traders to administrators, ये फलसफा तय किया जा रहा है with this simple change of the सदर निजामत कोर्ट, ठीक है. तो ये कोई सिंपल चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है. हो क्या रहा है, यूरोपियनाइजेशन ऑफ लॉज किया जा रहा है. पर्टिकुलरली शेखर बंदोपाध्याय बताते हैं कि अब वो समय आ रहा था, ये समय है क्लाइव के जाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के आने का. यानी कि क्लाइव का काम था प्लासी का युद्ध झेलना, उन्होंने झेला. उनका काम था एंग्लो कार्नाटिक युद्ध झेलना विद फ्रांस, उन्होंने झेला. और उसके बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन की बारी आती है तो वॉरेन हेस्टिंग्स को आगे किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जा रहा है, लॉज बनाए जा रहे हैं, राइट. और ऐसे लॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल 1781 में जो कोड आया वो सिविल केसेस को ट्राई करने के लिए एक नया कोड बना रहे थे ये लोग, राइट. सो 1774 से ऑलमोस्ट 1781 आ गया और ये नया कोड बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज NB हॉलहेड ने ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ 11 पंडित्स, और ट्रांसलेट करके इन कोड्स में रखा जाता था कि आप मनुस्मृति, धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास अलग अलग ना पढ़े, एक साथ कंपाइल करके आपको दे दिया गया है कि अगर हिंदू केसेस आएंगे, अगर हिंदू पर्सनल लॉज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो आप ये कोड पढ़ सकते हैं. बाय द वे, दिस कोड वाज ट्रांसलेटेड फॉर यूरोपियन जजेस. उनके लिए ट्रांसलेट किया जा रहा था, ये लोकल इंडियंस के लिए ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा था, ठीक है. कोड ऑफ, उसी तरीके से कोड ऑफ मुस्लिम लॉज को भी ट्रांसलेट किया जा रहा था पर्शियन से इंग्लिश में, संस्कृत से इंग्लिश में NB हॉलहेड कर रहे थे, राइट. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर हैपनिंग. एक प्रकार से इसे कोडिफिकेशन कहते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडियन लॉज जो शायद कभी फॉलो होते भी थे या कभी नहीं भी फॉलो होते थे, उन सब को कोडिफाई कर रहे थे, ये समझ के कि 200 BC से लेके AD तक बीच में लिखी गई मनुस्मृति शायद जो है 19वीं शताब्दी के भारत में यूज की जाएगी. यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस दे हैड विथ इंडियन साइकी, कि किस तरीके से भारत चलता है इसके बारे में भी उन्हें कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि भारत में धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास के हिसाब से लॉ या न्याय किया जा रहा है, विच वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी. इन सबसे तंग आकर जब कॉर्नवालिस भारत में आते हैं,
पर्टिकुलरली जब उनको भारत भेजा जाता है विद दिस एक्सप्रेस कमांड कि करप्शन खत्म करना है, विनैलिटी ऑफ लॉज खत्म करनी है, यानी कि जो भारतीय लॉज हैं वो उसमें जो करप्शन है उसे खत्म करना है, फतवा हो, शरिया हो, इन सब का ताम झाम खत्म करना है। यू हैव टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट यूरोपियनाइजेशन ऑफ लॉज। सो एक प्रकार से जब हमारी लीगल सिस्टम प्योरली यूरोपियनाइज्ड हो रही है, प्योरली वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, वेस्टर्न कंसेप्ट्स हम पढ़ने लग रहे हैं या पढ़ना जो है वो शुरू कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं, इट इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। सो जब कॉर्नवालिस कोड आता है, राइट, कॉर्नवालिस इज फेमस फॉर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज परमानेंट सेटलमेंट एंड द अदर इज कॉर्नवालिस कोड। सो जब कॉर्नवालिस कोड आता है, ही मेक्स श्योर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में जो दोनों पावर्स थी, जो शायद वॉरेन हेस्टिंग्स उन्हें दे के रखे थे कि रेवेन्यू मैटर्स भी आप ही देखिएगा और फौजदारी मैटर्स भी आप ही देखिएगा, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों आप ही देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कि फौजदारी कोर्ट में भी जो है सुपरवाइज्ड बाय यूरोपियन कलेक्टर्स और दीवानी कोर्ट में भी सुपरवाइज्ड बाय यूरोपियन कलेक्टर्स। तो कलेक्टर का जो ऑफिस था वो रेवेन्यू का काम और सिविल और जुडिशरी का काम, दोनों का काम देख रहा था। आज ऐसा नहीं है, राइट। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको जुडिशरी का काम नहीं देखना है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, राइट। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज अलग होंगे, राइट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं देखना है, वो काम जो है डीसी कर रहे हैं, डेप्यूटी कमिश्नर कर रहे हैं, राइट। हु डिड दैट? इट इज योर ओल्ड फ्रेंड कॉर्नवालिस। सो कॉर्नवालिस इज मेकिंग श्योर कि कलेक्टर का ऑफिस सबसे पहले काम अलग करेगा। रेवेन्यू राइट्स कलेक्टर्स को दिए जा रहे थे कि ठीक है, आप रेवेन्यू का काम संभालिए, आप रेंट लेने का काम संभालिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस हम अपॉइंट करेंगे। सो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इज विथ कॉर्नवालिस। दूसरा, ऑल कोर्ट्स वर हेडेड बाय यूरोपियन जजेस। सारे कोर्ट्स को यूरोपियन जजेस हेड कर रहे थे और कुछ नेटिव कमिश्नर्स अपॉइंट किए जा रहे थे, यानी कि कुछ लोकल जजेस अपॉइंट किए जा रहे थे एट लोअर लेवल, और ये ज़्यादातर इंडियन हुआ करते थे, सो दैट दे कैन हेल्प। दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड, उनको डिसाइडिंग पावर्स नहीं दिए गए थे, उन्हें बस हेल्प करने के लिए कहा जा रहा था। तो दे वर हेल्पिंग द यूरोपियन जजेस। और दो टाइप के सिस्टम्स जो हैं ये सेटअप कर रहे हैं, वन इज द सिविल कोर्ट एंड द अदर इज द क्रिमिनल कोर्ट। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, ये चीज़ तो वॉरेन हेस्टिंग्स भी कर रहे थे, बट रिमेंबर that he is making a set of new court system जो वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग था। कैसे? आप देखेंगे कि लोकल लेवल पे, यानी कि सबसे नीचे के लेवल पे जिला और सिटी कोर्ट्स बन रहे थे, और जिला और सिटी कोर्ट्स के बाद आप अपील प्रोविंशियल कोर्ट में कर सकते थे। चारों प्रोविंसेस में मद्रास, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंस, इन सब पर प्रोविंशियल कोर्ट्स बन रहे थे, हायर कोर्ट ऑफ अपील। और उसके बाद लास्टली यू हैव सदर दीवानी अदालत, राइट। सो हर जगह पर सदर दीवानी जो हाईएस्ट अदालत हुआ करती थी वहाँ पर बन रही थी। फाइनली आप कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील डाल सकते थे। उसी तरीके से फौजदारी कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया विद सर्किट कोर्ट्स, ठीक है। जो क्रिमिनल चार्जेस हैंडल किया करती थी, अब वो फौजदारी नाम नहीं रह गया, अब उन्हें सर्किट कोर्ट्स कहने जाने लगा। और आप उसके बाद अपील करते थे सदर निजामत में, विच वॉज इन कैलकटा, एंड फाइनली आप अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते थे ऑफ कैलकटा इटसेल्फ, बट इट वॉज लेटर मेड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। नाउ आप कह रहे हैं कि what is the difference here that is there between Warren Hastings and Cornwallis? The difference here is कि जो ये कोड्स थे, कोड ऑफ 1781 या कोड ऑफ हिंदू लॉज या कोड ऑफ मुस्लिम लॉज, ये सारे कोड कॉर्नवालिस खत्म कर देते हैं। इनफैक्ट ही सेज दैट ही हेट्स द विनालिटी ऑफ इंडियन कस्टम्स। वो कहते हैं कि इंडियन कस्टम्स जो हैं, जहाँ पर ब्लड मनी कंसेप्ट है, जहाँ पर फतवा के कंसेप्ट हैं, जहाँ पर शरिया के कंसेप्ट हैं, जहाँ पर मनुस्मृति के, धर्मशास्त्रास के कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट हम नहीं मानेंगे। इनफैक्ट ही सेज दैट अब भारत में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। जो लॉ होता है वो
पर्सनल नहीं होगा, सबके लिए कॉमन यूनिवर्सल लॉ होगा, एंड एवरीबडी विल अग्री विद दैट प्रोवाइडेड यू हैव अ कॉमन सेट ऑफ लॉज, राइट। तो जो आप आज बात कर रहे हैं, द कोड ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, राइट। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, बार बार डीपीएसपी का एक पार्ट है, और फिर बाद में इसे क्रियान्वित करने का कब काम या डिबेट्स भी आजकल चलते रहते हैं। पर्टिकुलरली अभी एज वी टॉक सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैरिजेस के ऊपर यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट्स के ऊपर डिबेट कर रहा है, राइट। So all of this was also being debated in the starting of British rule, और particularly Lord Cornwallis एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने rule of law का जो है starting phase जो है इंडिया में implement किया, because he never wanted the code of Indian laws to be implemented in British India. Now जुडिशरी में इससे चेंज क्या हुआ, व्हाट चेंजेस हैपेंड पर्टिकुलरली विथ द कमिंग अप ऑफ कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस के बाद बेंटिक, उनके बाद थॉमस मुनरो, या उनके बाद डेलहाउसी, यानी कि इन लोगों के साथ में आने के एक एक बाद क्या चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आइडियोलॉजीज का चैप्टर किया हुआ है, और आपको पता है दैट बेंटिक यूज्ड टू फॉलो व्हाट यू कॉल एज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। सो फॉर एग्जाम्पल वो बेनोवलेंट प्रिंसिपल्स चाहते थे, वो चाहते थे दैट इंडियन कस्टम्स जो इररेशनल कस्टम्स हैं, जैसे सती है, सती प्रथा हुई, या डेलहाउसी ने जैसे विडो रिमैरिजेस एक्ट लागू किया जहाँ पर विडो रिमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया, या चाइल्ड इन्फेंटिसाइड का प्रैक्टिस खत्म कर दिया गया बाय बेंटिक। सो ये सारे इररेशनल लॉज वो खत्म कर रहे थे, तो ये एक यूटिलिटेरियन कंसेप्ट था। लेकिन इसके साथ साथ क्या चेंज होता है, जो फर्स्ट चेंज था वो मैंने आपको बताया कि कैसे रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि सबके लिए इक्वल लॉज है, मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए अलग नहीं है, हिंदूज हैं तो उनके लिए अलग नहीं है। इसका सबसे पहला प्रमाण जो है वो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। सो 1793 का चार्टर एक्ट इज नॉट वेरी मच नोन फॉर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट ओपनड द रूल बाय कॉमन लॉज। सो कॉमन लॉज एंड रिटन लॉज के बेसिस पे भारत में रूल चलने लगा, right, and that created a sense of unified judiciary or criminal jurisprudence. So criminal jurisprudence यानी कि criminality of laws सबके लिए बराबर होगी, एक होगी, irrespective of your caste, irrespective of your status. दूसरा पर्सनल लॉज को भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा इन द केस ऑफ सिविल केसेस, राइट, कि कैसे सक्सेशन होगा, हिंदुओं के बीच में कैसे सक्सेशन होगा, मुस्लिमों के बीच में कैसे सक्सेशन होगा, सो एंड सो फोर्थ। सो सिविल केसेस में यू स्टार्टेड कोडिफाइंग द पर्सनल लॉज। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज था, जहां पर पंडित्स, मौलवीज या इससे पहले काजीज, मुफ्तीज जो मुगलों के टाइम पर रहा करते थे, उन्हें टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया। ये आपने देखा कि कैसे यूरोपियन जजेस आ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। बेंटिक एंडेड इरेशनल कस्टम्स, ये भी हमने देखा है। लेकिन इसी के साथ साथ, यानी कि बेंटिक और उनसे पहले ही कॉर्नवालिस के साथ साथ एक न्यू सेट ऑफ लॉयर्स आने लगे भारत में। लॉयर्स या नए सेट ऑफ लॉयर्स जिनको अब सिर्फ शरीयत नहीं पढ़ना था, अब सिर्फ फतवाए आलमगीरी नहीं पढ़नी थी, अब सिर्फ धर्मशास्त्र या मनुस्मृति नहीं पढ़ना था, अब उन्हें कोडिफाइड लॉज पढ़ने थे जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे। अब ऐसे ट्रेंड लॉयर्स आ रहे थे। In fact, one of the first lawyers itself who used to जिनका बहुत ज़्यादा नाम इस बीच में लिया जाता है और आप सब उनका नाम जानते हैं, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय, राइट। वो बाइबल के ऊपर भी लिख रहे थे, वो जीसस के ऊपर भी लिख रहे थे। वेस्टर्न नॉलेज को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाने लगा था बंगाल में। बंगाली भद्रलोक समाज इनफैक्ट सबसे पहले सेट ऑफ लॉयर्स दे रहे थे भारत को, नए भारत को, जो कॉमन लॉज, यूनिवर्सल कॉमन लॉज से प्रभावित होकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस को शुरुआत कर रहे थे। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से दिस दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज द जेनेसिस ऑफ इंडियन जुडिशरी, यानी कि बार का जेनेसिस जो है अब शुरू हो रहा था। मुनरो ने पर्टिकुलरली जब साउथ में एक्सपेरिमेंट किया ऑफ गिविंग जुडिशरी, ग्रेटर इंडियनाइजेशन किया, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा भारतीयों को पोजीशंस दी गई, इंटरमीडियरीज को पोजीशन दी गई जो बीच में थे। और मैकॉले फाइनली जब आ रहे हैं
हालांकि ये बेंटिक के टाइम पर ही आ रहे थे, इन्होंने, इनका जो श्रेय है जुडिशरी में वो था कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। मैंने आपको बताया कि कैसे भारतीय लॉज को ये कोडिफाई करके हमारे लिए दे रहे थे, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोडिफिकेशन क्या है, लिखना क्या है। कोडिफिकेशन इज दैट, फॉर एग्जांपल मनुस्मृति में अगर मान लीजिए कोई लॉ है कि आपको 7 समुंदर पार नहीं जाना है, हिंदुओं के लिए एक लॉ था जिसमें जहां तक मूंज ग्रास ग्रो होती है वहीं तक आप जा सकते हैं, अगर उसके पार आप गए यानी कि हाई सीज को आपने क्रॉस किया तो आप अपनी कास्ट प्योरिटी, शुद्धता को खो देंगे। अब इन लॉज के लिए कभी कभार कुछ रिलैक्सेशंस दी जाती थी कि फॉर एग्जांपल अगर फेमाइन के लिए क्रॉस कर रहे हैं, ड्राउट के लिए क्रॉस कर रहे हैं, बाढ़ के लिए क्रॉस कर रहे हैं, या कुछ डिजीज हो गई है और उसको ठीक करने के लिए आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप क्रॉस कर सकते थे। हर लॉ का भारतीय ग्रंथों में, परंपराओं में कोई ना कोई चेंजेस या एक्सेप्शंस दिए जाते थे। नाउ ब्रिटिशर्स हैड देयर ओन वे ऑफ डिफाइनिंग लॉ। अगर वो इस लॉ को पढ़ते तो कहीं ना कहीं कभार फेवरेटिज्म भी किया जाता, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि भारतीय ऐसे लॉज को माने, क्योंकि अगर सोल्जर्स ऐसे लॉ को मानते तो ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स विदेशों में जाकर लड़ते नहीं। तो उनके लिए ऐसे सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ टेक्स्ट्स करना बहुत जरूरी हो गया। सो अब इसके बाद, यानी कि इन सब चीज के बाद, इनके मैकॉले के आने के बाद मनुस्मृति को, धर्मशास्त्रास को, शरिया को, फतवाए आलमगीरी को, जो इंडियन, जो हिंदू और मुस्लिम टेक्स्ट्स थे, लॉ टेक्स्ट्स थे, उनका सिलेक्टिव रीडिंग किया जाने लगा, उन्हें सिलेक्टिवली कोड किया जाने लगा। कोड ऑफ जेंटू लॉज आने लगे, जेंटू यानी हिंदू लॉज, या फतवाए आलमगीरी का इंग्लिश ट्रांसलेशंस आने लगा, जो उनके अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जा रहा था, राइट। एंड दैट बिकेम what you call as codification of Indian laws। और एक प्रकार से ये एक्सरसाइज भारत में की जा रही थी। इसके मद्देनजर what happens, लॉ कमीशन सबसे पहले आता है मैकॉले का 1837 में। हालांकि इन 1833 ओनली ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल। तो माफ करिए, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, नॉट वाइसरॉयज काउंसिल, वाइसरॉय अभी तक नहीं आ रहे। सो गवर्नर जनरल काउंसिल में इन्हें लॉ मेंबर के बतौर पेश किया जा रहा था, रखा जा रहा था। इनफैक्ट मैकॉले को आप सिर्फ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं दैट ही वाज जस्ट अ लॉ मेंबर, राइट, और ही जस्ट गेव हिज थीसिस ऑन द माइन्यूट्स ऑफ एजुकेशन, की कैसे एजुकेशन जो है चेंज हो रही है, इंग्लिश एजुकेशन आ रही है भारत में विद द फर्स्ट कमिटी ऑन बाय मैकॉले, राइट, जिसको आप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैकॉले हमारे कोड्स को भी, लॉज को भी कोडिफाई कर रहे थे। इनफैक्ट 37 में ये सबसे पहला कमीशन बना रहा है, लॉ कमीशन। उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 20-25 ईयर्स सिविल प्रोसीजर कोड आ रहा है, ठीक है, कोड फॉर सिविल प्रोसीजर 1859 में। और उसके बाद इंडियन पीनल कोड 1860, जो आज भी आप कोट करते हैं, एंड फाइनली सीआरपीसी 1862। और ये सब कुछ कोडिफाई किया जा रहा था फॉर अ यूनिवर्सल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि देश में यानी कि ब्रिटिश इंडिया में एक यूनिवर्सल क्रिमिनल कोड हो, किसी को हिंदू लॉज के नहीं, किसी को मुस्लिम लॉज के लिए नहीं, अलग अलग कोई लॉज ना हो, सबके लिए डिफाइंड सेट ऑफ क्रिमिनल लॉज होने चाहिए, एक डिफाइंड सेट ऑफ मोरालिटी होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। बट यू नो व्हाट, अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जब 1860 में बनकर तैयार हो रहा था, इट वाज लार्जली इन्फ्लुएंस, ज़्यादातर कॉपी किया गया था फ्रॉम कोड नेपोलियन। नेपोलियन जो फ्रांस में अपना कोड बना रहे थे 1804 में, जिसको बाद में वहाँ पे सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड के तहत भी जाना जाता है, दैट वाज लिटरली कॉपीड बाय थॉमस मैकॉले, ओके। और ये आज भी, दैट इज द सेम रीजन दैट आज भी हम आज आईपीसी से और सीआरपीसी से बहुत सारे एक्ट्स या पर्टिकुलरली बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं या उसे चेंज करते रहते हैं, राइट। आप हर साल कोई ना कोई एक्ट्स पढ़ते हैं या सेक्शंस पढ़ते हैं सीआरपीसी के, दैट अंडरगो चेंजेस, राइट। इट इज़ बिकॉज
हमें ये लगता है that we have just taken everything from Britishers, but Britishers were also taking, this is a picture of Thomas Macaulay, but Macaulay was also taking from the traditions of France, okay, और वहाँ से ideas चल के भारत में आ रहे हैं. So the flow of ideas actually are very interesting to notice here. और आप ऑब्वियसली सिर्फ एजुकेशन के लिए मैकॉले को नहीं याद करेंगे. इसके बाद यू विल ऑल्सो रिमेंबर हिम फॉर गिविंग द कोड्स, पर्टिकुलरली आवर यूनिवर्सल क्रिमिनल कोड्स और IPC, CRPC, बट द रियल थैंक्स गोज टू नेपोलियन आउट देयर. क्या हम कह सकते हैं दैट दिस वाज द ओनली, इफ आई वुड से, लास्टिंग इफेक्ट ऑफ जुडिशरी ऑन इंडिया, कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर यही क्या लास्टिंग इफेक्ट था आफ्टर द लॉ कमीशन ऑफ मैकॉले? नो. एक चीज़ और हुई थी विच वॉज कॉल्ड एज इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. नाउ इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन वॉज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल फॉर्म ऑफ और लिबरल voiceroys that we had, or even from the past governor generals. Lord Ripon जब इल्बर्ट बिल ला रहे थे, in fact Lord Ripon was also known for bringing the first self-governing institutions. मद्रास में वो municipal corporations जो हैं वो launch कर रहे थे. He was also responsible for bringing the first labor commissions, right? लेकिन इसके साथ साथ जब वो जुडिशरी में कुछ चेंज करना चाह रहे थे, क्या चेंज कर रहे थे वो? भारतीय जजेस को जो लोअर पोजीशन में भी हुआ करते थे, लोअर सिविल कोर्ट्स में, लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स में हुआ करते थे, उन्हें जब ये राइट दे दिया गया कि वो यूरोपियन कॉन्विक्ट्स को भी ट्राई कर सकते हैं, वो यूरोपियन अक्यूज्ड को भी सजा दे सकते हैं या उन पर मुकदमा सुपरवाइज कर सकते हैं, then Britishers had what you called as a white mutiny. Britishers ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया गया. That showed their racial character. ये उनका एक नस्ल भेद वाला कंसेप्ट था, right? So Ilbert Bill controversy itself was the lasting legacy of judicial changes that Britishers had in India. So जो जुडिशरी के चेंजेस को हम ट्रेस कर रहे हैं, उसमें इल्बर्ट बिल एक प्रकार से बहुत बड़ा धब्बा है ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज ये उनके नस्ल भेद को बताता था कि जैसे ही भारतीय जजेस को ये हक दे दिया गया कि आप यूरोपियन लोगों को यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर भी आप अपना डिसीजन सुना सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल गवारा नहीं था. दे नेवर वांटेड दिस चेंज टू हैपन. एनीवेज, इट वाज then removed, it was then withdrawn back, and then you have the coming up of police reforms. Now, पुलिस रिफॉर्म्स जुडिशरी के तरह भी पैरेलल चल रहा था. ये भी रिफॉर्म्स साथ ही साथ चल रहे थे. इनफैक्ट आई टोल्ड यू वी विल डिस्कस जुडिशरी एंड पुलिस. उसके बाद हमें इंडियन सिविल सर्विसेज और आर्मी भी डिस्कस करना है, एंड सम पार्ट्स ऑफ फेमाइन पॉलिसीज ऑल्सो वी विल डिस्कस, बट टुडे वी विल लिमिट डिस्कशन टू पुलिस. नाउ पुलिस रिफॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज एक प्रकार से कैसे पुलिसिंग की जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर दिया जाए लोकल लेवल पे, ये सोचकर भी ब्रिटिशर्स परेशान हुआ करते थे. नाउ सबसे पहले अगर मैं क्लाइव से शुरुआत करूं, सो क्लाइव started with what you call as the फौजदारी सिस्टम, राइट? सो फौजदारी सिस्टम जो था, जिसमें क्लाइव जो है डिपेंड किया करते थे जमींदारों पर, कि ज़मींदार ही अपने फौजदार खड़े कर देंगे, ज़मींदार ही अपने लोगों को खड़े कर देंगे, जो उनको लठैत्स बोला जाता था, और वही गाँव में, कस्बों में, जिला में, तहसील में लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड किया करेंगे. Now Lord Clive was infamous for providing the most shoddy administration in Calcutta. कैलकाटा में हो या पूरे बंगाल में हो, उन्हें ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम के लिए याद रखा जाता था कि कैसे उन्होंने पूरे बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को निस्तनाबूद खत्म कर दिया था, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ खर्चा ही नहीं करना चाहते थे. एज अ दीवान, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी मिली थी फ्रॉम 1765 ऑनवर्ड्स 1772 तक, एज अ दीवान वो निजामत में कोई खर्चा ही नहीं करना चाहते थे, राइट? तो वो वहाँ के लोकल ज़मींदारों को ही ये काम दिया करते थे कि आप ही पुलिस का काम कर दो. अब जो रक्षक है वही भक्षक है, यही वाली बात थी कि ज़मींदार, those who were infamous again for extracting most of the land revenue, वो आपको क्यों अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? अगर एक गरीब किसान की ज़मीन को हड़प लिया जाए तो वहाँ पर पुलिसिंग का काम कौन करेगा? खुद ज़मींदार, वही तो हड़प रहे हैं चीज़ों को, तो वो क्यों आपको पुलिसिंग का काम करेंगे? सो क्लाइव्स
first attempt at providing policing was depending on जमींदार्स themselves. उसके बाद में आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स. जब हेस्टिंग्स आते हैं तो इन्होंने फौजदारों को रिप्लेस कर दिया. बाय whom? बाय इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. मैंने आपको बताया दैट हेस्टिंग अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एक प्रकार से ये काम दिया जा रहा है दैट ही विल और शी विल डू द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर. लेकिन विद whom? विद द हेल्प ऑफ जमींदार्स. कि फिर भी आप जमींदारों के साथ में मिलकर काम करिए. जमींदार ही लोकल लेवल पर रहेंगे, हर जगह तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाएंगे नहीं. तो जमींदार जो हैं वो आपका काम कर देंगे. लठैट्स जो हैं वो आपका काम कर देंगे पुलिसिंग का. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज ऑल्सो अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. ये भी कोई खास काम करने वाला था नहीं. फिर बाद में आते हैं कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस कोड लेकर आ रहे थे. हमने अभी कॉर्नवालिस कोड देखा. कॉर्नवालिस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुद ब्रिटेन में जमींदार हुआ करते थे. ये खुद वहां के अरिस्टोक्रेट हुआ करते थे. तो ये अच्छे से जानते थे कि जमींदारों की कड़ी को कैसे कमजोर करना है. ये अच्छे से जानते थे कि जब तक जमींदारों के पास उनके लठैट्स होंगे, ठीक है, तब तक मुझे उनसे कर वसूल करने में प्रॉब्लम होगा. यू ऑल रिमेंबर अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, राइट? सो परमानेंट सेटलमेंट के तहत ये भी जमींदारों से कर वसूल करने वाले थे. सो इनके हक में बिल्कुल नहीं था कि जमींदारों को पुलिस की ड्यूटी दी जाए, जमींदारों को लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी दी जाए. सो व्हाट डज ही डू? इन्होंने थानास का सिस्टम जो है बनाना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड अपॉइंटिंग मैनी दरोगास. दरोगास अपॉइंट किए जा रहे थे जो मजिस्ट्रेट्स के नीचे काम करते, और दरोगास थानास होल्ड करते थे, थानास में रहते थे. इतना ही नहीं, इन्होंने जमींदारों के लोगों को भी पुलिस ड्यूटी से हटा दिया, लठैत्स को भी हटा दिया. लेकिन फिर भी लठैत्स जो हैं, लठियाल्स और हडिंगास, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच शेखर बंदोपाध्याय यूजेस, और यूपीएससी भी इन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ देती है. सो प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स. सो लठियाल्स और हडिंगास जो हैं, अब वो जो नए दरोगा साहब थे, जो नए दरोगा बाबू जो हैं, उनसे मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश कर रहे थे, या हैंड्स इन ग्लव्स या करप्शन की चीज़ें जो है करने की कोशिश की जा रही थी. फाइनली जब लॉर्ड मेयो आते हैं, पर्टिकुलरली दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1808. कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड व्हेन कॉर्नवालिस कोड एंड परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड वाज 1793. सो 1808 के समय में ही स्टार्टेड अपॉइंटिंग व्हाट यू कॉल एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, सो दोज जो इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि ठीक है हम एसपी से अपनी शुरुआत करेंगे, यू शुड रिमेंबर लॉर्ड मेयो फॉर दैट पोजीशन. सो एसपी जो है ईच डिस्ट्रिक्ट में, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो ईच डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना लॉर्ड मेयो शुरू कर रहे हैं. नाउ एसपीज के नीचे दरोगाज वर्क करते थे, और ऊपर जो है एसपीज के ऊपर और कोई पुलिसिंग अथॉरिटी नहीं होती थी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अलग कर दिया गया था, राइट? एंड दे ऑल्सो अपॉइंटेड देयर स्पाइज नोन एज गोयंदाज. ठीक है, इनके कुछ स्पाइज हुआ करते थे जिनको गोयंदाज कहा जाता था, जो पुलिस को हेल्प कर रहे थे इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. हालांकि एवोल्यूशन यहाँ तक नहीं होती है, इसके आगे भी पुलिस रिफॉर्म्स जारी रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल इसके बाद आ रहा था फ्रॉम 1812 ऑनवर्ड्स द तहसीलदारी सिस्टम, यानी कि पुलिस को छोड़कर तहसीलदारों को अब ये ऑर्डर दिया जा रहा था दैट दे विल आल्सो डू पुलिसिंग. इतना ही नहीं, चार्ल्स नेपियर ने पर्टिकुलरली सिंध में 1840s की बात है, 1843 की बात है, जब इन्होंने सिंध मॉडल ऑफ पुलिसिंग स्टार्ट कर दी, जिसके तहत ये इंस्पेक्टर जनरल्स और एसपीज को तैनात कर रहे थे. ना आईजीज, आज भी बहुत सारे पर्टिकुलरली 2-3 एसपीज के ऊपर एक आईजी होते हैं, राइट? आईजी आंसरेबल थे टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. अब ये सिस्टम हो रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स नेपियर, पर्टिकुलरली सिंध मॉडल इसको कहा जाता है. ज़्यादातर ये इन्फ्लुएंस था फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टेबलरी. सो आयरलैंड में जो कॉन्स्टेबलरी हुआ करती थी, वहाँ से ये सिस्टम लाया जा रहा था. आज भी हमारे पास इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हैं, आईजीपीज हैं, राइट? एंड डिस्ट्रिक्ट एसपीज दे रिपोर्ट टू, और एसएसपीज दे रिपोर्ट टू आईजी. यही सिस्टम जो है चल रहा है हमारे यहाँ पर. बट IGs don't report to district collector now, right? IGs report to ADGs, right?
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस और देन DGPs एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ग्रेडेशंस की जाती हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एनीवेज, आफ्टर द सिंध मॉडल यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट सिस्टम। ये बेंटिक के अंदर आ रहा है 1828 में, जिसमें SP के पोस्ट को ही अबॉलिश कर दिया गया। रूरल पुलिसिंग जो थी वो हाईली करप्ट और ऑप्रेसिव हो गई थी। मद्रास टॉर्चर कमीशन was one such commission that was made on police brutality. So police brutality भी आपको देखने को मिलेगी। Particularly this was after the तहसीलदार system. So after तहसीलदार system you have the district collector system and then the Sindh model. You also had something called as Madras model, जिसमें थॉमस मुनरो ज़्यादा रोल निभा रहे थे। And the idea was कि मिलिट्री पुलिस अलग हो, अनआर्म्ड सिविलियन पुलिस अलग हो, यानी कि सिविलियन पुलिस जो सिर्फ लाठी के साथ खड़ी हो, मिलिट्री पुलिस जिसके पास आर्म्स वेपन्स हो, और ये दोनों मिलकर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेज थ्रू विच दे ट्राइड टू पुलिस। और इस तरीके से ट्रायल एंड एरर करते करते ब्रिटिशर्स जो हैं ऑलमोस्ट 50-60 साल निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं दैट ड्यूरिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस इटसेल्फ पुलिसिंग मॉडल्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में चेंज होते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप इतना डिटेल में कहीं और पुलिसिंग मॉडल नहीं पढ़ेंगे। They are not written in Spectrum or they are not given in any other books. So this is where books like Shekhar Bandyopadhyay's help us, okay, in seeing these models. Finally, after 1857 changes होते हैं, real changes होते हैं, किस तरीके से पुलिसिंग की जाए। 1861 पुलिस एक्ट आ रहा है, लेकिन that is coming after the basic 1860 पुलिस कमीशन। आज भी हमारी पुलिस फोर्स, भारतीय पुलिस फोर्स जो है वो ज़्यादातर 1861 पुलिस एक्ट के तहत ही चलती है। जब आप एक IPS बनेंगे और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जाएंगे हैदराबाद में, पुलिस एक्ट विल बी वन ऑफ द एक्ट्स विच विल बी टॉट टू यू, राइट। सो 1861 का पुलिस एक्ट कमिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग, राइट। इतना ही नहीं, 1902 में एंड्रू फ्रेजर कमीशन आ रही थी और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आ रही थी। यहाँ पर आप फ्रेजर साहब की पिक्चर देख रहे हैं। फ्रेजर कमीशन वाज वन सच वेरी सीरियस अटेम्प्ट जो पुलिसिंग या पुलिस रिफॉर्म्स के लिए की जा रही थी। इनफैक्ट आज भी पुलिस रिफॉर्म्स आपके करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप प्रकाश सिंह केस पढ़ते हैं, प्रकाश सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, या जूलिया रिबेरियो केस, राइट, या वैद्यनाथन कमीशंस एक्सेट्रा। ये सारे कमीशंस जो हैं पुलिस रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला जो कमीशन आ रहा था, जो एक ऑनेस्ट कमीशन था रिफॉर्म्स के लिए, वो 1902 का 1902-03 फ्रेजर कमीशन, जहां पर एजुकेटेड इंडियंस को अपॉइंट करने की बात की जा रही थी इन पुलिस फोर्स, बट नॉट एट ऑफिसर लेवल। उन्हें ऑफिसर लेवल में बनाने की बात नहीं की जा रही थी। CIDs बनाए जा रहे थे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे, जो बाद में हिस्टोरियंस कहते हैं, पर्टिकुलरली डेविड आर्नोल्ड, एंड देयर इज वन मोर इंडियन हिस्टोरियन नोन एज राधिका सिंघा। दोनों ये कहते हैं, हालांकि यहाँ पर राधिका सिंघा का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे बोथ से दैट पुलिस राज स्टार्ट्स इमर्जिंग, जो 1947 तक रहता है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी गांधी जी जब अपना डिमांड्स रख रहे थे लॉर्ड इरविन के सामने, CID रिफॉर्म्स was one of the important demands, जो शायद फ्रेजर कमीशन के टाइम से चला आ रहा था। एक प्रकार से खुफिया विभाग, जो स्पाइस विभाग था, वो इंडियन नेशनलिस्ट को बहुत परेशान करता था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द पुलिस राज इमर्जिंग, एंड दिस वाज कमिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। सो दिस इज हाउ apparatus of rule help Britishers to govern India. तो दो चीज़ें हमने देखी, जुडिशरी और पुलिस। I hope that you benefited a lot with this lecture. I hope that you will keep preparing diligently, because ये सारी चीज़ें UPSC काफ़ी इंटरेस्टिंग तौर पर या काफ़ी महीन तौर पर किसी न किसी ऑप्शंस के थ्रू, या तो प्रीलिम्स में या ऑब्वियसली मेंस में आपको पूछ सकता है। और हमारी कोशिश ही यही है कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ऐसे किताब को पढ़ने के लिए आपकी मदद की जाए। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर।
if you have any more suggestions, you can definitely reach out to me through Telegram. I have my Telegram channel with you, which I'll show you in just a second. But before that, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा, you have a special account, you have a special discount offer for Civil Services Day. Before 21st of April, avail this discount, enroll in our P2I batches, because आप भी एक भावी पुलिस ऑफिसर या भावी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं, राइट? और what is more better to know about the history of such, bureaucracy, a very vibrant bureaucracy that we have in India. Not just that, you have to use the code ASHLive and then enroll so that you will get the hefty discount. अगर आपका इसके साथ कोई क्वेश्चन भी है, so you can definitely reach out to me through Telegram. I'll be more than happy. अगर आपको ज्वाइन करने का भी कोई क्वेश्चन है, that how you will join the courses, what are your issues, अन्य सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट्स आप कैसे तैयार करेंगे, I'll be more than happy to answer your questions. Join or connect with me through my Telegram channel. It's UPSC with Ashish. या इस लिंक को आप फॉलो करिए. Follow us, connect with us. Try and make your preparations better. जितना हो सके आप डिबेट्स में या बुक डिस्कशंस में एंगेज करेंगे, इट विल हेल्प यू. हमारी कोशिश यही है कि आपके प्रिपरेशन को और आसान और सरल बनाया जाए, सो दैट you pass with flying colors and see your name in the final list. That is more important. Thank you for watching. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.